हेलो एवरीवन, मैं आदित्य भारद्वाज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है नेशनल इनकम मेथड। सबसे पहले हम जानेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, इसके कंपोनेंट्स को, कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स, एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और लास्ट में प्रिकॉशंस देखेंगे। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इनकम मेथड measures the incomes of all the factors of production earned within the domestic territory of a country in a year। यानी हम इस मेथड में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल में इनकम अर्न किया गया है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इन सब को बदले में क्या फैक्टर पेमेंट मिलता है? लेबर को मिलता है वेजेस एंड सैलरीज, लैंड को मिलता है रेंट, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, तो यानी हम जब ये चारों मेन कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा इनकम आ जाता है। सबसे पहला कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए, इसके तीन मेजर पार्ट्स हैं। पहला है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दूसरा है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इन काइंड का मतलब क्या है? कभी कभी अपार्ट फ्रॉम द सैलरी आपको फ्री हाउसिंग, फ्री एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री यूनिफॉर्म, ऐसे सारी चीज़ें भी मिलती है जो कि कैश में तो नहीं आता है। तो ये किस में आता है? काइंड में आता है। यानी वो जो वैल्यूज़ है, जितने वैल्यूज़ का आपको फ्री सर्विसेज मिला, एडिशनल सर्विसेज फैसिलिटीज़ मिली, उनको भी हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऐड करते हैं। ठीक है, तीसरा होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब जैसे देखिए, आपने एक टर्म सुना होगा पीएफ, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में आप जानते हैं दो हिस्सा होता है, एक एम्प्लॉयर का होता है, एक एम्प्लॉय का होता है। अब जो न्यू गवर्नमेंट जॉब में जो आ रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर में जो आ रहे हैं, उनको मिलता है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है, आपके सैलरी का 10% जो है वो डिडक्ट होता है और उतना ही जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका एम्प्लॉयर करता है। ये जो एम्प्लॉयर का जो 10% है ना, वो जो है वो इसमें आता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। और एग्जांपल क्या हो सकता है? और एग्जांपल हो सकता है जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस है, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर रहा है और बदले में प्रीमियम वही पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो वो भी इसके अंदर में आएगा। ठीक है, इसके अलावा ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट के बाद जो है वो ग्रेचुइटी मिलता है, वो भी जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें आता है। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको हम फर्दर दो पार्ट में इसको बांट सकते हैं। पहला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या आता है? इसमें आता है रेंट, जो आप जानते हो, लैंड पे मिलता है, बिल्डिंग पे मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलता है। एक जो नया टर्म मिला यहाँ वो है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी एक लीगल बाइंडिंग पेमेंट होता है जो किसको मिलता है? ये मिलता है उस पर्सन को जिसके पास पेटेंट होता है। पेटेंट के बारे में सुना है आपने? पेटेंट मतलब किसके पास होता है? जो किसी प्रोडक्ट या किसी प्रोसेस का इन्वेंटर होता है। तो कोई दूसरा आदमी अगर उसके प्रोडक्ट के बनाने के प्रोसेस को कॉपी करता है या उस प्रोसेस का यूज़ करता है, ठीक है, या उसने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए उसे जो इन्वेंटर है उससे परमिशन लेना पड़ेगा और बदले में उससे एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। वो अमाउंट ही रॉयल्टी कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो कॉपीराइट, जो राइटर है, जो म्यूजिशियन है, आप उसके वर्क को अगर रिप्रोड्यूस करोगे तो आपको उसको उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टी देना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट या कोई पर्सन किसी दूसरे को लीजिंग राइट्स देता है, ऑयल एंड माइनिंग लीज देता है, तो उसके बदले में जो पार्टी है वो ऑनर को क्या देगा? वो रॉयल्टी देगा। ठीक है, तो रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ये होता है प्रॉफिट, बड़ा सिंपल है प्रॉफिट। लेकिन इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं प्रॉफिट के, जो आप सब जानते होंगे। पहला होता है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा होता है कॉर्पोरेट टैक्सेस, जो गवर्नमेंट के हिस्से में जाती है। डिविडेंड्स किसके हिस्से में जाती है? शेयर होल्डर्स के हिस्से में जाती है। रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स को हम क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, जो कि बिजनेस में ही रह जाता है, री इन्वेस्टमेंट के काम में आता है। ठीक है,
तो प्रॉफिट के ये 3 कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, प्रॉफिट वर्ड ना देकर ये तीनों दे सकता है, ठीक है। और तीसरा मेजर कंपोनेंट इसका है मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। ये कैटेगरी उन प्रोफेशनल्स के लिए बनाई गई है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, जिसके जो सोर्सेस ऑफ इनकम है ना वो बहुत तरह के हैं। कुछ हिस्सा उसका रेंट का इनकम है, कुछ उसका सैलरीज का हिस्सा है, कुछ उसका प्रॉफिट है। उसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए ये थर्ड कैटेगरी बनाया गया कि जो पहले 2 कैटेगरी में कवर नहीं हो पाता है वो थर्ड कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। जब आप तीनों मेजर कंपोनेंट्स को ऐड करते हो तो क्या निकल कर आता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब तक हमने देखा था कि एक्सपेंडिचर मेथड में चाहे वैल्यू एडेड मेथड में क्या आता था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता था, लेकिन इसमें जब आप कंपोनेंट्स को ऐड करते हो ना तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आता है, ठीक है। क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व इसमें नहीं है तो नेट हो गया, और फैक्टर कॉस्ट क्योंकि ये जितनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका जो कॉस्ट है उस पर आ रहा है फैक्टर कॉस्ट। यानी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। चलिए अब कुछ ट्रिकी पॉइंट देखते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला कि देखिए, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है ना, तो आप अलग से अगर वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड या फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो ऐड नहीं करेंगे। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, उसके अलावा वेजेस एंड सैलरीज दे दिया, तो आपने पढ़ा है कि वेजेस एंड सैलरीज ऑलरेडी किसका पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का, तो हम इसे दोबारा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, ये भी पेंशन वर्ड यूज़ किया है। एक होता है रिटायरमेंट पेंशन, ये अलग होता है। रिटायरमेंट पेंशन जो है ना एक तरह का फैक्टर पेमेंट है, क्योंकि आपने जो फैक्टर सर्विसेज दिए थे अपने प्रोडक्टिव ईयर्स में, उसके बदले में आपको रिटायरमेंट क्या हो रहा है, पोस्ट रिटायरमेंट क्या मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। तो जो रिटायरमेंट पेंशन है वो फैक्टर पेमेंट का पार्ट होता है, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आता है, इंक्लूडेड होता है। लेकिन ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, ये सब क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स होता है, और ये हमारे डोमेस्टिक एनआरसी इनकम ऐड नहीं होता है, ठीक है। तीसरा जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट आप देखोगे वो रहता है, हमने पढ़ा था एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो पार्ट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पार्ट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम जल्दीबाजी में क्वेश्चन हड़बड़ी में पढ़ लेते हैं और एम्प्लॉयर्स जो है ना उसके बदले एम्प्लॉयज़ दिया रहता है, और हम तब भी उसको एम्प्लॉयर्स ही पढ़ते हैं। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन कभी भी ऐड नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एनपीएस में आपका 10% जो होता है वो हिस्सा किसका कंट्रीब्यूशन होता है, आपके जो एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉय है उसका 10% कंट्रीब्यूशन होता है, और 10% किसका होता है, एम्प्लॉयर का होता है। तो जो एम्प्लॉयर का 10% है ना वो आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। आपका जो 10% का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वेजेस एंड सैलरीज में इंक्लूडेड है, इसलिए हम उसको अलग से ऐड नहीं करेंगे। यानी अगर वेजेस एंड सैलरीज इन कैश दिया है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड दिया है और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया है तब तो आप ऐड करोगे, मगर अगर एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन दिया है तो अलग से ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। चौथा जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सरप्लस दिया रहता है, उसके बावजूद कोई एक आइटम रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी या प्रॉफिट अलग से दे देगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया उसके बावजूद दे देगा, तब आप उसको अलग से ऐड मत कर देना, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूडेड है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये सीबीएसई 2019 बोर्ड के एग्जाम में आया था। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। यानी सीधे सीधे आपसे एनडीपीएड फैक्टर कॉस्ट या एनएनपीएड फैक्टर कॉस्ट निकालने को नहीं कह रहा है, वो आपसे मिक्स्ड इनकम निकालने को कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जब देखो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया रहता है ना तो हम अलग से वेजेस एंड सैलरीज, कैश, काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये सब ऐड नहीं करेंगे। तो जैसे ही कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमने पढ़ा तो ये मान के चल रहे हैं हम कि हम और कुछ ऐड इसमें नहीं करेंगे, उसका जो कंपोनेंट्स है उसका, ठीक है। इंटरेस्ट, देखो कहीं इंटरेस्ट दिया है ना, कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, यानी तब हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस होता तो हम इंटरेस्ट को क्या करते, इग्नोर करते, रेंट को क्या करते, इग्नोर करते, ठीक है। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो कि क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। सब्सिडीज दिया है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है, ठीक है। जीडीपी मार्केट प्राइस तो इस मेथड से हम एसोसिएटेड नहीं है, हम किससे एसोसिएटेड है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। तो मैंने पहले ही बताया था बाकी दोनों मेथड जो पढ़ाए थे, तो कि पहले इस मेथड से जो निकलता है ना उसको निकालो,
क्या निकलता है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो पहले हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। किससे? क्या दिया हुआ है? गिवन वैल्यू क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब कन्वर्ट करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हमें कन्वर्ट करना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में। ग्रॉस दिया है, नेट में कन्वर्ट करना है। ग्रॉस बड़ा कॉन्सेप्ट है, नेट छोटा कॉन्सेप्ट है, तो हम डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब मार्केट प्राइस दिया है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है। मार्केट प्राइस बड़ा कॉन्सेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट छोटा कॉन्सेप्ट है, तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मार्केट प्राइस से घटा देंगे, ठीक है। अब एनआईटी के बदले इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग से दिया है और सब्सिडीज़ दी है, तो हम निकाल सकते हैं एनआईटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, यानी 2100 माइनस 750 यानी 1350। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने जीडीपी मार्केट प्राइस यहाँ लिखा, उसके बाद यहाँ पर डिप्रिसिएशन को हटा दिया और फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया। अल्टीमेटली मेरा वैल्यू कितना है? 25,050। अब ऑपरेटिंग सरप्लस हमें निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि कहीं दिया हुआ नहीं है, अलग अलग कंपोनेंट्स दिए हैं। तो पहला है रेंट ऐड कर दिया, प्रॉफिट ऐड कर दिया और इंटरेस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट जोड़कर आएगा 5000। अब हम अपने फॉर्मूला पे आ जाते हैं, ठीक है। क्या था? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। देखो बहुत से बुक में ना डायरेक्ट, जैसे यहाँ जीडीपी मार्केट प्राइस दिया है ना, डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसलिए मेरा मानना है, मेरा एडवाइस है कि सबसे पहले आप जिससे फेमिलियर हो ना उस मेथड में, इनकम मेथड में आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से फेमिलियर हो ना, पहले एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ही निकाल लो, तब तुम्हें जो भी एडजस्टमेंट करना है यहाँ तुमने कर दिया। अब इस जगह पर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पता है, हमने कैलकुलेट कर दिया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस हमने कैलकुलेट कर लिया और मिक्स्ड इनकम हमें निकालना है। तो जब आप सारे वैल्यूज़ को पुट करोगे तो अल्टीमेटली मिक्स्ड इनकम क्या आ जाएगा? 2750, ठीक है। अब इसका क्या प्रिकॉशंस है वो देखते हैं। पहला, जो ट्रांसफ़र पेमेंट या ट्रांसफ़र इनकम होता है उसको ऐड नहीं करते। हम ऑलरेडी जानते हैं कि नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में हम इसे ऐड नहीं करते हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, ठीक है, विडो पेंशन हो गया, हमने देखा ना, ये सब इसमें ऐड नहीं होता है। दूसरा है कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस मतलब शेयर, डिबेंचर्स वगैरह को बेचकर जो इनकम होता है ना, वो ऐड नहीं होता है। हालांकि उस पर जो ब्रोकरेज या कमीशन होता है ना, वो ऐड होता है, ठीक है। जो टोटल इनकम है वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो रियल एसेट्स नहीं। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड, यानी इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था एक्सपेंडिचर मेथड में, ये जो है ऐड होता है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। जानते हैं क्यों नहीं ऐड होता है? क्योंकि ये ऑलरेडी जिस ईयर में प्रोड्यूस हुआ था ना, उसी ईयर में वो फैक्टर और प्रोडक्शन के इनकम में बढ़ चुका है, उसको हम अलग से ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसको बेचने पे जो कमीशन मिलता है ना, वो नया इनकम जनरेट हुआ है इस साल, ठीक है। पुराना प्रोडक्ट था मगर इनकम नया जनरेट हुआ है उस पर, इसलिए कमीशन ऐड होता है। विंडफॉल गेन जो है, जैसे किसी की लॉटरी लग गई, ठीक है, तो उसका जो अमाउंट है वो उसमें ऐड, नेशनल इनकम में ऐड या डोमेस्टिक इनकम ऐड नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।